जय हिंद। दोस्तों, आज हम क्लास 7th की आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, वाटर, जिसमें हम जानेंगे आखिर ओशन करेंट्स क्या क्या होती हैं, फिर आपके ओशन टाइड्स क्या क्या होते हैं, वेव्स क्या क्या होते हैं, ये कुछ टर्म्स वगैरह हैं। फिर आपका वाटर साइकिल हम जानने वाले हैं क्या होता है, कुछ इसमें एक्टिविटीज़ वगैरह दे रखी हैं। फिर 2004 की आपकी केस स्टडी दे रखी है यहाँ पे कि सुनामी से हम क्या समझते हैं, वेव्स क्या है जनरली वो केस स्टडी, तो वो हम देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। अगर आपने अब तक नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो देरी मत कीजिए, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगने वाला है। आप नॉलेज कैसल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना चैप्टर वाटर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम्स टू योर माइंड। देखिए, जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं ना, तो आपके दिमाग में भेजे में क्या बात आती है, क्या इमेजेस आती हैं कि वाटर, वाटर मीन्स आप पानी पी रहे हैं तो वो याद आएगा, मैंने पानी पिया था सुबह, गिलास ऑफ वाटर। फिर आप सोचते होंगे रिवर्स, रिवर्स आते होंगे आपके दिमाग में। फिर वाटरफॉल्स आती होंगी, ठीक है, वाटरफॉल्स आते होंगे कि वाटर। फिर पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, आप बारिश को याद करते होंगे, ठीक है। वाटर इन योर टैप्स, अब नल में जो आपके पानी आता है उसको याद करते होंगे, वो इमेजेस आती होंगी अगर वाटर के बारे में आपसे पूछा जाए। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, बाई नून द पडल्स वैनिश वेयर डज द वाटर गो। अब देखिए क्या होता है ना, जब बारिश होती है, जब एक जगह पानी जमा हो जाता है तो बच्चे क्या कहते हैं, उस पर नाव चलाते, कागज़ की बना के एकदम, ठीक है, शिप तो भी नाव बना देते हैं, वो बना लेते, बहुत बढ़िया बनाते हैं, कलाकार बच्चे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, नाव चलाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वो चलाया, दोपहर में आके देखते हैं अरे पानी गायब हो गया, अब कैसे चलाएंगे नाव, तो देखते हैं कि ख़त्म पानी। तो ये पानी आखिर जाता कहाँ है, यही चीज़ इस चैप्टर में, इस टॉपिक इस पैराग्राफ में हम जानेंगे, ठीक है। द सन्स हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। देखिए, सन की हीट के कारण क्या होता है ना, पानी जो सतह पे है वो इवापोरेट होकर के वाटर पेपर, ठीक है, जो इवापोरेशन होती है वाटर की, वो वेपर में तब्दील हो जाता है और ऊपर उठने लग जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। देखिए, जब क्या होता है ना, वाटर वेपर जो आपका उठ रहा होता है, ठीक है, कंडेंस हो, इवापोरेट हो रहा होता है, तो उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेस हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कूल डाउन होने के बाद कंडेंस हो जाता है। उसके बाद वो जब ठंडा हो जाता है तो एक जगह इकट्ठा होके वो बादलों का निर्माण कर लेता है। बादल आपके ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम देयर इट विल मे फॉल। उसके बाद क्या होता है, जब ये बादल बन जाते हैं ना, तो जब हैवी एक टाइम आता है, अब भार है, भार बहुत ज़्यादा हो गई तो उसे कहीं तो छोड़ना है। जब भार ज़्यादा हो जाती, पानी की ड्रॉपलेट्स उसमें ज़्यादा जमा हो जाती, तो क्या होता है, पानी जब वाटर वेपर जब ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, तो स्टोर नहीं कर पाता। उसके कारण क्या हो जाए, कई जगह पे आपको रेन देखने को मिल जाती है, कई जगह आपको बारिश देखने को मिलेगी, कई जगहों पे आपको बर्फबारी शुरू हो जाती है, वो भी आपका एक तरीके से, ये सारी चीज़ें जो आती है आपकी प्रेसिपिटेशन, इन सब चीज़ों, बारिश, हेल, फिर आपका स्लीट, स्नो जो ये भी पड़ता है, तो इन सब को देखिए हम एक ही टर्म से डिनोट करते हैं, वो है आपका प्रेसिपिटेशन टर्म से आपको हम इनका डिनोट करते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये वाटर साइकिल मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle। देखिए क्या होता है ना, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ना, कि इवापोरेट, देख रहे हैं यहाँ पे, इवापोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, ठीक है, फिर जमा हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, पहाड़ से टकराया, रन ऑफ पे आया, ठीक है। तो ये पूरी एक आपकी साइकिल चलती रहती है, ठीक है, ये पूरी आपकी साइकिल चलती रहती है, इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाटर साइकिल। अब देखिए, हो सकता है कि जो समुद्र पे जो पानी इवोपरेट होकर कंडेंस होकर बादल बना, वो बरस जाए, आपका लैंड एरिया पे बरस जाए, रिवर्स में बरस जाए। तो इसी के कारण क्या होता है ना दोस्तों, फ्रेश वाटर की कमी नहीं होती है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी ना, तो फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। नदियों में पानी कहाँ से आएगा, ग्राउंड वाटर कहाँ से आएगा, तो यही एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण क्या रहता है, पृथ्वी का संतुलन मेंटेन रहता है। ये सब ज़रूरी होता है पृथ्वी का संतुलन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, नोन एज वाटर साइकिल सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर, लैंड इज नोन एज ओशन वाटर साइकिल। अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, एक टेरेरियम की तरह। अब देखिए टेरेरियम क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपकी एक्टिविटी थी। टेरेरियम क्या, टेरेरियम इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग ए स्मॉल हाउस प्लांट। देखिए, टेरेरियम कुछ नहीं होता है, एक यहाँ पे एक पता है, आर्टिफिशियल हम चीज़ बना देते हैं, एक मतलब जार में रख देते हैं, जिसमें पृथ्वी का हम वो बताते हैं, वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है,
यहाँ पे एक टेरेरियम बता रखा है, टेरेरियम, ये देख रहे हैं। अब फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। आप 1/4 ऑफ, देखिए एक जार लीजिए, उस जार में 1/4 ऑफ सॉइल जो है जमा मतलब रख दीजिए और उसे दबा दीजिए नीचे अच्छे से। उसके बाद क्या कीजिए, पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। ह्यूमस लेयर क्या होती है, देखिए ह्यूमस जो आपके यहाँ पे पूछ रखा है ये क्या होता है, डेड लेयर ऑफ प्लांट्स एंड डिकेइंग मैटर जो होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। उसके बाद कुछ बड़े बड़े प्लांट्स इसमें अरेंज कीजिए छोटे, फिर उसके बाद छोटे कीजिए। उसके बाद स्प्रे दी अरेंजमेंट विद वाटर। और उसके बाद इस वाटर पे ना, जब आप सब चीज़ कर लें तो इस पर आप क्या कीजिए, पानी का छिड़काव कीजिए। जब पानी का छिड़काव कीजिए उसके बाद क्या होगा ना, द वाटर वॉट इवापोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉल कंडेंसेस एंड फॉल्स। उसके बाद क्या होगा ना, इसमें भी एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी। कुछ टाइम बाद जो वो पानी जो आपने छिड़का था, नीचे गया था, सॉइल में जमा हुआ था, वो इवापोरेशन के थ्रू ऊपर आएगा। पर जार तो क्लोज होगा, जार क्लोज होगा तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वो ऊपर ढक्कन से टकरा के जमा होगा, फिर नीचे चल जाएगा, बूंद बूंद करके गिरेगा। तो ये आपका वाटर कंडेंसेशन समझा रखा है, कंडेंसेस, ठीक है। कंडेंसेशन की इसमें प्रक्रिया समझा रखी है, कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये यहाँ पे बता रखा है, मतलब एक छोटा इन्होंने अर्थ बता रखा है कि कैसे वाटर साइकिल काम करता है, छोटे से फॉर्मेट में, एक जार में। बेहतरीन तरीका है, ठीक है। लोग रखते भी होंगे इसे शो ऑफ के लिए। अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, ये मैंने आपको बताया, इसे ही हम टेरेरियम कहते हैं। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। देखिए ये बात तो सही है, जो पानी आज मौजूद है वो पानी 100 साल 200 साल या सेंचुरीज से वही पानी आपका मौजूद है, ठीक है। कोई पानी बाहर से, स्पेस से, अंतरिक्ष से आया नहीं है, वही पानी है ये आपका। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द रिवर। अब ये हो सकता है जो पानी आप इरीगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे, हरियाणा में यूज़ कर रहे हो, जो पानी आप इरिगेशन के लिए हरियाणा में यूज़ कर रहे हो सकता है वो पानी एक टाइम पे अमेजोन रिवर में बहता हो, ठीक है। अभी वाटर साइकिल की प्रक्रिया से हो सकता है यहाँ आ गया हो, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है और ये बात तो सही है ना। देखिए अगर पानी समुद्र में उठ रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वहीं उठा, वहीं इवोपरेशन हुआ एंड वहीं बारिश शुरू कर दी, कहीं और जाके गिरेगा। रिवर्स का पानी कहीं और इवोपरेट हो रहा है तो हो सकता है समुद्र में जाके गिरने लग जाए। तो ये सब प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स पॉन्ड। देखिए कुछ होते हैं मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है ना उसके कुछ सोर्सेज होते हैं, उसमें से आपका एक सोर्स है क्या, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर के सोर्स हैं, ठीक है। स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। जो ओशन वाटर बॉडीज होती है ना, ओशन बॉडीज होती हैं, या जो समुद्र में पानी होता है, महासागर में जो पानी होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर में इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसे हम तभी कहते हैं सॉल्टी, खारा पानी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए द ओशन बॉडीज एंड, ये आपको पता है पानी, उसमें नमक होता है। अब इसमें और क्या लिखा है, द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। पानी में देखिए ज़्यादा मात्रा में जब आपकी क्या मौजूद होती है, नमक मौजूद है, उसे ही हम कहते हैं अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स कही हैं, नमक मौजूद होता है, खारा पानी, वही यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे आगे क्या लिख रखा है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो होता है ना वो दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, और द कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। मोस्ट ऑफ दी, देखिए समुद्र में जो सॉल्ट होता है ना वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये कॉमन टेबल सॉल्ट है जो आप लोग आमतौर पे खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। खाना सब्जी वब्जी बनाते हैं उसमें नमक डालते ही होंगे, तो ये वही सॉल्ट होते हैं सोडियम क्लोराइड जो आमतौर पे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रखा है। अब ये कुछ मैप है, इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, कुछ आपके इंपॉर्टेंट सीज, लेक्स एंड रिवर्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा अगर आपके पास किताब है तो। अब चलिए एक बार हम चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हम पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब यहाँ से दोस्तों मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार हम सैलिनिटी में, ये जो आपका डू यू नो दे रखा है, इस बार एक बार इसको पढ़ लें। इसमें क्या लिखा है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। देखिए सैलिनिटी क्या है, जो पानी में आपका 1000 ग्राम पे वाटर, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में जो भी आपका सॉल्ट मौजूद है उसे ही हम सैलिनिटी कहते हैं। 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में जो आपकी सॉल्ट मौजूद है उसे ही हम सैलिनिटी कहते हैं, ठीक है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000। जो ओशंस की जो एवरेज सैलिनिटी है ना दोस्तों वो क्या है, 35 पार्ट्स पर 1000।
35 पार्ट्स पर 1000 के, यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर पे 35 ग्राम उसमें नमक है, सॉल्ट है। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सैलिनिटी समझी। अब उसके बाद दोस्तों क्या है, एक यहाँ पे एक और डू यू नो दे रखा है डेड सी के ऊपर। अब डेड सी क्या, डेड सी कहाँ पे दोस्तों, डेड सी इजराइल के आसपास आपको जॉर्डन के बीच में पड़ता है। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। अब डेड सी जो है ना दोस्तों, आमतौर पे देखिएगा ओशंस में क्या होता है 35 पार्ट्स पर 1000 आपका सॉल्ट पाया जाता है, सैलिनिटी देखी जाती है। पर वहीं डेड सी में 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब हर 1000 ग्राम पे आपको 340 ग्राम तो उसमें सिर्फ नमक दिखेगा। ठीक है, सॉल्ट सैलिनिटी देखने को मिलेगी 340 ग्राम। तो इसके कारण क्या होता है, स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। अब क्या होता है ना, स्विमर्स क्या होते हैं, स्विमर्स इस पर फ्लोट कर सकते हैं बिना तैरें। ठीक है, आप बैठ जाइएगा तो उस पर मतलब फ्लोट करने लग जाइएगा, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है जिसके कारण क्या हो गया है, वहाँ का पानी डेंस हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंस हो गया। तो ये बताना चाहता था, ये कुछ डू यू नो के फैक्ट्स में। अब एक बार हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। पृथ्वी पे जितनी भी वाटर बॉडीज आपकी प्रेजेंट हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पे जो आपका देखिएगा यहाँ पे इस डब्बे में देखिए, पृथ्वी पे जो आपका 100% पानी है ना, वो कुछ इस तरीके से विभाजित हो रखा है। ओशंस में जो आपका पानी पाया जाता है वो पूरी पृथ्वी का 97.3% आपका वाटर कैरी करता है, और ये सारा पानी आपका सलाइन वाटर है, खारा पानी है, नमक है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है ना 2.7%, उसमें देखिए, उसमें से भी देखिएगा तो 2% आपका सिर्फ आइस कैप्स यानी ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं ये ले जाते हैं। 0.68% आपका ग्राउंडेड वाटर है, 0.009 आपका फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है, फिर आपके 0.009 आपके क्या है, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, इसमें भी नमक है तो ये भी कुछ काम का है नहीं, ये भी फ्रेश वाटर में, पर चलिए 0.009 है तो उतना मायने नहीं रखता। फिर एटमोसफेयर में आपके जो प्रेजेंट है वो 0.0019 है, एंड जो रिवर्स में जो आपके फ्रेश वाटर प्रेजेंट हैं वो 0.0001 है। अब सोच रहे होंगे रिवर्स तो यार इतने सारे, नाइल रिवर है, अमेजोन रिवर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इतनी सारी रिवर्स है, फिर भी 0.0001। तो आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पे कितना पानी मौजूद है, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। महासागरों में या ओशंस में देखिएगा तो आप बहुत पानी है, पर वो सारा पानी आपका नमकीन है, नमक पानी है, खारा पानी है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 97.3% आपका उसमें ओशन वाटर जो है वो खारा है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी, ये आप एक्टिविटी है, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, बड़ा बढ़िया है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। देखिए जीने के लिए ना पानी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ 4-5 दिन तक पानी मत कीजिए, आपकी बैंड बच जाएगी। 4-5 दिन तो ज़्यादा बोल दिया, एक दिन मत पीजिए, शाम को आपको चक्कर आने लग जाएंगे, ओए होए चक्कर आ रहे, पूरी दुनिया दिख जाएगी, ब्रह्मांड दिख जाएगा आपको, पानी मत पीजिएगा तो। ठीक है, पानी इसलिए वाटर फ्रीक्वेंटली लेवल पे आप पीते रहिए। ठीक है, बॉडी को ज़्यादा डिहाइड्रेट मत करा करिए। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन इट वाज थर्स्टी, वी आर थर्स्टी। ठीक है, प्यास लगी होती है ना दोस्तों, तब सबसे ज़्यादा अगर कीमत किसी चीज़ की पता चलती है ना तो पानी होता है। और फिर भी अगर हम देखिएगा तो पानी वेस्ट करते रहते हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट करते रहते हैं। बंदों में तो समझ है ही नहीं, बहुत सारे लोगों इतने मतलब बेवकूफ़ हैं। कोई नल चला के चला जाएगा, बाल्टी भर रही, बाल्टी में से पानी गिर रहा है, किसी की पाइप फट रखी है, किसी का कुछ फट रखा है, किसी की क्या फट रखी है। ठीक है, तो कहाँ से पानी कहाँ से निकलने लग जाता है, देखते नहीं हैं। किसी की टंकी ख़राब है, टंकी लीक कर रही है, नल के टैप्स खुले हैं, अच्छे से बंद नहीं करते, और जिनके ख़राब नल हैं वो बनवाते नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे इधर कहा जाता था कि अगर पानी वेस्ट हो रहा है ना तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, ये समझा करिए। इससे डिनोट करते थे जितना पानी वेस्ट होगा उतना आपका पैसा वेस्ट होगा, पर ये बड़ी बेकार बात है। पैसे से भी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट वाटर है। ठीक है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। बात बिल्कुल सही है। जो आप नहा सकते हैं, एक बाल्टी में आप अपनी नहा सकते हैं, तो उसमें आप 6-6 बाल्टी नहाएंगे। हमें तो 2-2 बार अपना शैम्पू करना है। ठीक है, एक दिन में 2 बार करना है, नहाना है, ज़्यादा गर्मी हो रखी है। ठीक है, नहाना भी है तो 6-6 बाल्टी एकदम भर भर के नहाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, शावर्स आजकल लग रखे होते हैं घर पे, बाथरूम में, तो शावर से बंदे नहाते हैं, उसमें पानी की वेस्टेज और ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ा सोच के देखेंगे, पानी की वेस्टेज उसमें और ज़्यादा होगी। बकेट से आप नहाइएगा, बकेट में तो आपको उसमें जितना पानी स्टोर है कम से कम उतना ही नहाएगा। शावर में तो आपको अंदाज़ा मिल नहीं रहा है कि कितना पानी आपकी बॉडी पे गिर रहा है, तो उसमें भी पानी की आपको वेस्टेज दिखती है। तो सुधर जाइए यार, ये सब चीज़ें
क्या बोलें यार, इतना सब होता है, बोलते हैं कि वाटर स्कैरसिटी वाटर स्कैरसिटी। आपको मैंने एक फैक्ट हमेशा ज़्यादातर लेक्चर्स में बताया होगा कि दुनिया में 1 बिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। 1 बिलियन पता है कितने होते हैं? 100 करोड़ लोग। 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको क्लीन वाटर नहीं मिलता है पीने का, साफ सैनिट। मतलब समझ नहीं सकते यार कितना हालत बुरा है। एक बूंद बहुत होती है पानी की, ठीक है, एक बूंद। जिसको प्यास लगती है ना वो पानी की कीमत जानेगा, ठीक है। एंड बहुत प्यास लगी प्यास लगी प्यास लगी, ये जो आते हैं ना, बहुत जने देखे मैंने, प्यास लगी पानी पियेंगे, उसके बाद शुरू पानी वेस्ट करना, ठीक है। पानी वेस्ट तो ऐसे करते हैं ना कि किसी की प्रॉपर्टी हो या खुद वेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया करते रहो। और उसी लिए देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक है यहाँ पे डू यू नो, बहुत ही बढ़िया दे रखा है। इसलिए क्या है, 22 मार्च को हम इंटरनेशनली क्या सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? वर्ल्ड वाटर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये किस लिए हम सेलिब्रेट करते हैं? कि हम लोगों के मन में ना वो भावना जगा सकें कि क्या वो वाटर को किस लिए भावना जगा सकें, वो वाटर को कंजर्व करें, वाटर की इंपॉर्टेंस को समझें, ठीक है। साल में एक दिन याद दिला देते हैं 22 मार्च को, ठीक है। और ये देखिए ये थोड़ा तुक मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है 22 मार्च को इंटरनेशनल हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, बट साल में सिर्फ एक ही दिन मतलब ज़रूरी बनती है कि हाँ हमें एक बार याद दिलाने की पानी बहुत ज़रूरी है। पूरे साल में मतलब 365 दिन में 364 दिन तुम पानी उड़ाओ, और एक दिन हमने न्यूज़ पढ़ ली वर्ल्ड वाटर डे है तो आज हम पानी बचाएंगे, आज पानी वेस्ट नहीं होगा। वाह भाई गजब है। तो ऐसे नहीं कि ये कुछ होते, मैंने नवाब देखे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। हैप्पी मतलब क्या, वर्ल्ड वाटर डे की मुबारक हो, पानी बचाइए, ज्ञान पेलने लग जाएंगे। और एक दिन पेल दिए ज्ञान, उसके बाद से अगले दिन वाटर की वेस्टेज शुरू, धबाधब वाटर वेस्टेज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बंदों को पीने का पानी नहीं मिलता है, यहाँ पे बंदे 6-6 बाल्टी नहाए जा रहे हैं, ज़्यादा गर्मी फूक रखी उनके देह में। तो ये सब होता है। फिर देखिएगा ओशन सर्कुलेशन हम देखते हैं क्या होता है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सी शोर। देखिए ये बात तो बहुत मज़ेदार है। आप किसी मतलब समुद्र के मतलब ओशन सी के किनारे जाते हैं, कोस्ट पे जाते हैं, फिर आप बालू में वहाँ पे जो होता है सी शोर पे अगर आप खाली पैर चलते हो तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत मज़ा आता होगा जब हम क्या होता है कि समुद्र के किनारे चल रहे हैं, बालू पे चल रहे हैं, मतलब एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती होगी, है ना। वो जो पानियों की मतलब वेव्स के जो चलते हैं, धीरे धीरे वेव्स जो बहती हैं, उनकी जो साउंड्स होती है वो बड़ी सुकून देती है, मज़ा आ जाता है उन। देखिए वो जो साउंड होती है ना, उससे हम बोर नहीं होते या चिड़न से नहीं मचते, इरिटेट भी नहीं होते हैं। आप यहाँ पे यूट्यूब पे चला लेते होंगे, कितने सारे रिलैक्सिंग जो आपके वीडियोस चलते हैं उसमें भी आप देखते होंगे क्या, ज़्यादातर जो वेव्स की साउंड आती हैं, ओशन वेव्स जो होती हैं पानियों में, ठीक है, समुद्र में जो आपकी वेव्स चलती हैं, वेव्स उसकी साउंड आती है, बड़ी प्यारी लगती है, एक अलग लेवल है। मतलब नेचर की जो म्यूज़िक है ना, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए क्या होता है, द वेट सैंड ऑन द बीच पे आप देखेंगे कि फिर क्या है, मतलब वेट सैंड होती है, फिर द कूल ब्रीज जो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बड़ा आनंद सा आ जाता है, एकदम ज़बरदस्त मज़ा आता है। द सी बर्ड्स आपको देखने को वहाँ मिल जाती हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, वहाँ पे नमक की जो हवा, आहा क्या मज़ा आता है। द म्यूज़िक ऑफ वेव्स की तो एक अलग लेवल की म्यूज़िक होती है, इससे आप बोर भी नहीं होंगे। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ फैसिनेटिंग होती है, मतलब ज़बरदस्त मज़ा आता है। तभी तो बंदे गोवा भाग जाते हैं बीच पे, उनको तो गोवा जो भगते हैं उनको तो एक अलग लेवल की मज़ा आता है, ठीक है। अब क्यों जाते हैं, बीच के साथ साथ मतलब बाई 1 गेट 1 फ्री वाला सिस्टम हो जाता है। बीच पे भी गए, नज़ारे भी देख लिए, आहा। समझ रहे होंगे जो लड़के देख रहे होंगे वीडियो, समझ रहे हैं गोवा। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, अब समुद्र का पानी, आपने गौर किया होगा, लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो पानी होता है ना वो स्थिर होता है, स्टैग्नेट होता है, वो हिलता डुलता उतना नहीं है। पर वहीं ओशन वाटर देखिएगा तो ये लगातार मूव करता रहता है, वेव्स जनरेट होंगी, टाइड्स, करंट्स, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये लगातार एक तरह से मूव करता रहता है। देखिए इट नेवर स्टिल, एक जगह नहीं रुकता है। अगर ओशन वाटर एक जगह रुकता हो, मैंने तो नहीं देखा, आपने कभी सुना होगा कि पानी रुक गया, एकदम महासागर रुक गया, तो कैसा सा लगेगा यार, अजीब सा नहीं लगेगा। द मूवमेंट दैट अकेयर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट। देखिए 3 तरीके से हमने बांट रखा है जो मतलब आपके जो ओशंस पे जो मूवमेंट होती हैं, जैसे वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक इमेज बता रखी है किसकी, पैसिफिक ओशन की जो एक बीच है उसकी एक इमेज बता रखी है, इमेज दे रखी है, बड़ी शानदार इमेज है, मज़ा आ रहा होगा अभी बहुत लोग को, ठीक है। अभी लॉकडाउन तो खुल गया, अभी कोरोना है तो उतनी भीड़ भाड़ तो होगी नहीं शायद बीच पर फिर भी होगी थोड़ी बहुत। चलिए आगे चलते हैं हम।
अब हम एक बार इसमें देखेंगे वेव्स क्या होते हैं। वेव्स से पहले एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे एक डू यू नो देख लें। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्कोप अक्रॉस द ओशन सर्फेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम। देखिए क्या होता है ना, वेव्स क्यों चलती हैं, वेव्स चलती हैं, हवा चल रही है, हवा चल रही है तो वेव्स भी आगे आ रही हैं, वो वेव्स आगे भी आती, कभी कभी आप देखते हैं अगर आप बीच के किनारे बैठ रखे हो तो वेव्स आती हैं फिर पीछे जाती हैं, वेव्स आती हैं वो पीछे जाती हैं। वो विंड के कारण एक मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर उसका विंड भी हो जाता है कि हवा के कारण वो आगे पीछे करती रहती हैं। जितनी तेज हवा होगी उतनी बड़ी विंड वेव्स जनरेट होंगी, एंड जितनी हवा होगी छुटपुट आपकी वेव्स आएंगे। अब एकदम से देखिए हवा तेज चल रही है, वेव्स आती है, फटाक से आपके मुंह पे मारती है, आप एकदम चौंका जाते हैं, मतलब एकदम भौंका जाते हैं कि ये क्या हुआ, नहीं होता। तो वही वेव्स बता रखी है यहाँ पे। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? देखिए क्या होता है, जब आप मान लीजिए बीच बॉल खेल बीच बॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं बीच पे। अब एकदम से बॉल आपके हाथ से छूटी एंड वो जाके समुद्र में मतलब पानी में चली गई, तो क्या होगा उसके बाद वो वेव से फ्लोट होने लग जाएगा वाटर। अगर आगे की तरफ आ रही होगी वेव्स तो वो आगे आ जाएगा, चलिए पीछे गई तो आपको भागना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, ठीक है, देखते नहीं होंगे। अब बॉल आपने दी, कभी कभी वो क्या होता है, आपने बॉल आपकी पानी में चली गई तो वो वेव्स जब आगे की तरफ आएगी तो शोर मतलब बॉल वापस आ जाती है। इसमें क्या हो रहा है ना कि वेव्स जब आती है ना, जब समुद्र पे मान लीजिए ये समुद्र का एक पॉइंट है यहाँ पे, ये वेव्स आई तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, आ जाएगी, फिर आएगी, फिर लेके चल जाएगी। तो इसलिए क्या क्या होता है, कभी लोगों के जब वेव्स आती है तब तो ठीक है, पर वेव जाती है ना तो नीचे से थोड़ी बहुत सैंड्स गिर जाती है और काफ़ी लोग गिर जाते हैं, बहुत पतली दरार होती है। मैंने काफ़ी लोगों को जब एक बार गया था बीच पे तो देखा था, मतलब कलाकार होते हैं, कईयों के तो नाक में पानी घुस जाता है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called wave। देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन जो होता है ना, ओशन पे जब वाटर आगे आती है पीछे जाती है, आगे आती है पीछे जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। वेव्स जनरेट होती हैं, मतलब आगे गई फिर पीछे, आगे आई फिर पीछे, यही चलता रहता है इनका। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आपका दे रखा है, देखिए सुनामी क्या है। सुनामी आपका एक शब्द है जो जापान से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स एज दी हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेर एवर दे इज सुनामी। हार्बर्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी मतलब पोर्ट्स वगैरह होते हैं तो वो एकदम डिस्ट्रॉय कर देती है जब सुनामी आती है, एकदम तबाही। और सुनामी भी देखिएगा तो एक तरह से वेव्स होती है, पर जो ये वेव्स होती है खतरनाक, एकदम बवाल हो जाती है, एकदम हालत बुरी हो जाएगी बंदे की। सुनामी अगर दूर से अगर दिख जाए किसी बंदे को कि ये सुनामी आ रही, बड़ी बड़ी लहरें उठ के आ रही हैं, वो बंदे की वहाँ पे सब चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। भगने की सोचेगा दिमाग में, जो उसने कपड़े पहन रखे होंगे वही भगेगा। बीच के किनारे आपको भी पता है शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, चड्डी पहन के भगना शुरू कर देगा, भागो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव। देखिए ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब स्टॉर्म वगैरह आंधी वांधी तूफान वूफान जब समुद्र में चलते आते हैं तो क्या होता है ना कि हाई स्पीड से आपके विंड्स चल रही हैं, तो विंड्स जब ज़्यादा तेज़ से चल रही हैं तो वेव्स भी ज़्यादा जनरेट होंगी, वेव्स बहुत तेज़ी से आएंगी। अब क्या है, दिस में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, इसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रक्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाती है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। अब देखिए जब आप देखते होंगे ना ओशन, देखिए सुनामी ऐसे ही नहीं आती, सुनामी के भी कुछ कारण होते हैं। सुनामी कैसे आती हैं, अब मान लीजिए ओशन वाटर में भी आपको पता ही कि ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, वहाँ से भी आपकी पतली लेयर होती है। ओशनिक क्रस्ट कितनी थिन होती है, 5 किलोमीटर की, एंड वहीं आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी थिन होती है, लगभग 35 किलोमीटर की आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है। तो वहीं पे 5 किलोमीटर की आपकी क्या होती है, ओशनिक क्रस्ट होती है। तो वहीं यहाँ पे है, जब वो थिकनेस है तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे आपको अर्थक्वेक अगर आते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स पे आपको ज़्यादातर वहीं पे मिलते हैं। तो ये क्या है, अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शन आया, कभी कभी अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, अगर लैंड्स घिसक गई ना तो उसके कारण क्या होता है, सुनामी जनरेट हो जाती है। एंड इसके कारण क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। इसके कारण क्या होता है, ह्यूज टाइडल जो वेव्स होती है सुनामी जनरेट होती हैं एंड वो आती हैं, और ये लगभग 15 मीटर तक जनरली एवरेज हाइट होती है इनकी, 15 मीटर तक हाई हो जाती है। 15 मीटर अगर हाइट से भी अगर देखी जाए ना, सुनामी आ रही है, आपकी हालत बुरी हो जाएगी, बैंड बच जाएगी, ठीक है। एंड देखिए जो आज की मतलब 15 मीटर हाइट तक इसकी फॉर्म हो जाती है सुनामी। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड, जो आज तक के इतिहास में जो लार्जेस्ट सुनामी मेजर्ड की गई है हाइट के टर्म्स में, वो 150 मीटर हाई थी, ठीक है। 150 मीटर आप समझ रहे कितना होता होगा, ठीक है। खड़े खड़े अगर 150 मीटर की आप मान लीजिए हाइट से आपकी सुनामी आपकी तरफ बढ़ रही है और आप देख रहे हैं,
मैं सही बता रहा हूँ, दुनिया में उससे डरावनी चीज़ आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। इतनी हालत बुरी हो जाएगी, रूह कहाँ पर जाती है रूह। आप एक बार सिर्फ इमेजिन करके देखिए, काफ़ी सारी डिजास्टर आपकी मूवीज़ अगर आपने देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा 2012 में भी एक सीन था सुनामी का। तो उसमें देख रहे नहीं कितनी तेज़ी से वो पानी आता है, वो 150 मीटर हाइट हो जाती है, मतलब 150 मीटर हाइट सुनामी की, आप समझ रहे हैं। और देखिए दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड, और एक तो देखिए, एक तो हाइट, ऊपर से इनकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक तो सुनामी की मतलब ये आती हैं स्पीड से। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। देखिए 2004 की जो सुनामी आई थी ना, उसने बहुत तबाही मचा दी थी। बहुत से आम लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी इंडियन ओशन में जो आपकी सुनामी आई थी। इसके कारण क्या हुआ था, एक तो ह्यूज डैमेज हुआ था, उसके कारण क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट जो इंडिया का सब मतलब सदर्न मोस्ट जो आपका पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में, ये आइलैंड पूरी तरीके से इस सुनामी के कारण डूब गया, ठीक है, डूब गया था। अब इस सुनामी जो आपकी 2004 में आई थी, इसकी एक चीज़ दे रखी है, वो हम पढ़ते हैं। देखिए सुनामी को क्या कहते हैं, द अर्थ्स पेंडेमोनियम। सुनामी को क्या कहेंगे, द अर्थ्स पेंडोमोनियम। अब ये देखिए क्या है, अब ये एक बार स्टोरी थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि 2004 में क्या हुआ था आगे। देखिए सुनामी ऑफ और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक इन द इंडियन ओशन ऑन दी। देखिए 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में इतनी भारी तबाही मची थी सुनामी से। वन ऑफ दी अगर देखिएगा ना तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आपकी जो सुनामी आई थी पिछले कुछ सैकड़ों सालों में, मतलब सेंचुरीज में, वो थी आपकी इंडियन ओशन में आई थी। एंड जनरली आपको देखिए इंडियन ओशन में ऐसी सुनामीज देखने को नहीं मिलती हैं, तो बंदे तैयार भी नहीं थे। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मेजर्स जो वगैरह होते हैं, ये सुनामी के मेजर्स होते हैं, ये भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इंडियन ओशन में ऐसे आपको देखने को सुनामीज नहीं मिलती। जनरली आपको जो सुनामीज वगैरह, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, ये सब देखने को मिलते हैं, ये आपको रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर में जो मैंने आपको बता रखा था, प्लेट टेक्टोनिक्स जब मैं आपको बता रहा था, रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वहीं मिलते हैं, रिंग ऑफ फायर यानी जो पैसिफिक का एरिया है वो पूरा रिंग ऑफ फायर आता है, वहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। पर इंडियन ओशन में जो आई थी, इसमें हम रेडी नहीं थे। उसमें क्या लिखा, द वेव वॉज अ रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड द इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री। सो अब सुमात्रा के पास वेस्टर्न बाउंड्री में क्या हुआ था, अर्थक्वेक नीचे आया था ओशनिक क्रस्ट में। एंड उस अर्थक्वेक की जो तीव्रता थी, जो मैग्नीट्यूड थी, रिक्टर स्केल पे 9 थी, ठीक है, 9 रिक्टर स्केल पे उसकी आपकी क्या थी, तीव्रता। 9 में जानते हैं 9 ओशंस में 9 भयंकर होता है, एकदम बर्बाद कर देगा। अगर मान के चलिए अगर एक आप एग्जाम्पल मतलब भगवान न करे ऐसा हो, पर अगर एक सिटी में मान के चलिए अगर 8 का भी भूकंप आ जाए ना, वेल पॉपुलेटेड सिटी, वो तहस नहस कर सकता है। वो 8 की रिक्टर स्केल का भूकंप मतलब बर्बाद, एकदम उखाड़ के रख देगा उस सिटी को। रोडें टूट जाएंगी, बिल्डिंगें गिर रही हैं, धड़ाधड़ एकदम बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब समझ रहे हैं कि अफड़ा तफड़ी, और कितने लोगों की जान जाएगी। वो तो ओशंस में आया था तो सिर्फ एक सुनामी पे इफेक्ट पड़ा था। अनलैंड एरियाज में इतने बहुत रेयरेस्ट चांस होता है कि आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे इतनी हैवी भूकंप आपको देखने को मिल जाए। हाँ देखने को मिलते हैं आपको, ज़्यादातर जो आपके जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं ये। फिर आपके जो प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट होती है, वहाँ पे भी आपको भूकंप आपको ओरिजिनेट होते हुए देखते हैं। पर अब यहाँ पे आप देखिए क्या बात थी, 9 की रिक्टर स्केल से यहाँ पे भूकंप आपको देखने को मिला। एज द इंडियन प्लेट, इसमें क्या हुआ था, वेंट इन द इंडियन प्लेट जो थी ना, आपको मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट्स पढ़ाई थी। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो प्लेट थी ना, वो आपकी बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, और नीचे चली गई आपको पता नहीं सबडक्ट कर गई, ठीक है। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। इसके कारण क्या हुआ कि जो बर्मा प्लेट के नीचे एकदम इंडियन प्लेट चली गई ना, सडन मतलब सडनली चली गई, तो उसके कारण क्या हुआ, काफ़ी सारी जो ज़मीन थी ना, ठीक है, वो घिसक गई। द फ्लोर वॉज अ डिस्प्लेस, काफ़ी सारी जो ओशन फ्लोर थी ना वो घिसक गई। और कितनी घिसक गई, लगभग 10 से 20 मीटर, मतलब आपकी टिल्ट मतलब घिसक गई 10 से 20 मीटर बहुत होता है। उसके कारण क्या हुआ, अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोर टू फिल द गैप। अब इसके कारण क्या हुआ, जो 10 से 20 मीटर जो आपकी जो ओशन जो आपकी बॉडी फ्लोर था, वो जब घिस का इस आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, जब ये इंडियन प्लेट आपकी बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, तो इसके कारण क्या हुआ, मतलब मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये बर्मा प्लेट है, इसके नीचे चली गई इंडियन प्लेट आपकी, ठीक है, और ये हो गया था सीन, इसके नीचे चली गई। तो उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे जो ओशन फ्लोर था थोड़ा सा 10 से 20 मीटर घिसक गया। उसके कारण क्या हुआ, जो ओशन वाटर था वो जो घिसका हुआ था, जो होल सा बन गया था, उसको फिल करने के लिए ओशन वाटर वहाँ गया, तेजी से गया। इसके कारण देखिए क्या हुआ, दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस। देखिए क्या होता है ना, एक यहाँ पे पता है, जब कोई चीज़ सुनामी आती है ना,
अर्थक्वेक हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते अभी फ़िलहाल, तो उतनी अच्छे मेजर्स नहीं, पर सुनामी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अर्थक्वेक आता है तो आपको वार्निंग सिग्नल्स आप काफ़ी सुने होंगे, ठीक है, कि अर्थक्वेक आया है कोस्टल एरियाज़ में, तो आपको सुनामी के अलर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं कि उस लोकेलिटी को आपको खाली करा दिया जाए, उस एरिया को। अब इसमें क्या था, देखिए क्या था कि सुनामी आती है ना, तो देखिए इसमें इस सिचुएशन में जब वो पानी जब खाली हुआ, गड्ढा हुआ, जब 10 से 20 मीटर आपके ओशन फ्लोर घिस गई, तो उसमें फिल करने के लिए आपको ओशन वाटर भगे, ओशन वाटर पीछे की तरफ। अगर हम आप मान लीजिए बीच पे आप यहाँ बैठ रखे हैं, बीच पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप बैठ रखे हैं, ठीक है, अब एकदम से यहाँ ओशन है, तो ये पानी जो था ना, ये पीछे की तरफ जाने लग गया, पीछे की तरफ जाने लग गया। अब कुछ लोग होंगे, कुछ लोग थे उस टाइम पे, उन लोग को ये सब नॉलेज नहीं थी, उन्होंने सोचा कुछ हो रहा होगा मूवमेंट, पानी एकदम पीछे से जा रहा है। पर दोस्तों, जब ये पानी कोस्ट लाइन से एकदम पीछे की तरफ जाता है ना, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि भग लो बेटे, भग लो, सुनामी आने वाली है, ठीक है, सुनामी आने वाली है और बहुत तगड़ी तबाही मचाएगी। पानी एकदम से पीछे जाया, क्योंकि पीछे क्यों गया? क्योंकि उस गैप को फिल करना था, तो यही वही बता रखा है। After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, this water was rushed back towards the coastline. उसके बाद क्या हुआ, जब ये उन्होंने गैप पूरा कर दिया था, जब ये पानी ने, ओशन वाटर ने उस गैप को फिल कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये पानी जितना था वो वापस कोस्ट लाइन की तरफ आने लग गया। एंड कितनी तेजी से आया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जो वेव्स जनरेट हुई थी वहाँ से वापस आने टाइम, वो इतनी तेज़ी से, मतलब जो पानी पूरा पीछे गया था वो और पानी लेके मतलब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ने लग गया पर आवर की स्पीड से। कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट से आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, वॉश डब, और इसके कारण क्या हुआ, सम ऑफ द आइलैंड्स जो आपके इंडियन ओशन में कुछ आइलैंड्स वगैरह थे ना, उसको तो नेस्त नाबूद कर दिया सुनामी ने। द इंदिरा पॉइंट, देखिए इंदिरा पॉइंट इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सब सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वो पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हो गया, पानी के नीचे एकदम समा सा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एज द वेव मूव्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवर्ड्स द अंडमान आइलैंड द श्रीलंका, द वेव लेंथ डिक्रीज विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। द ट्रैवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन, अब इसके क्या हुआ, वेव लेंथ आपकी जो ये भी डिक्रीज होगी जैसे जैसे कोस्ट लाइन का। अब मान लीजिए, देखिए क्या है, ये आपका ओशनिक फ्लोर है, ये आपका ओशनिक फ्लोर है, एक वेव यहाँ जनरेट हुई, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक लेंथ मिल रहा है, तो हो सकता है वेव की ऊंचाई इतनी ही हो, पर ये जैसे जैसे आपका कोस्ट लाइन तक बढ़ते जाएगा ये वेव, तो इसकी यहाँ पे तो क्रस्ट कम हो रही है, तो ये वेव की हाइट आपकी एकदम से बढ़ जाएगी, और यही वेव सुनामी एकदम मैसिव सा रूप। आपने ध्यान से किसी मूवी में आपने देखा होगा, जब वेव्स आती हैं ओशंस में, अगर आपने देखा होगा स्टार्ट होती है सुनामी, तो उसकी लहरें आपको उतनी बड़ी नहीं दिखेंगे, पर जैसे ही वो कोस्ट लाइन तक पहुंचती है, उसकी आप देखते होंगे कि लेंथ जो उसकी सुनामी की हाइट होती है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वहीं यहाँ पे बता रखा है। एंड इसी के कारण क्या होता है, इस प्रोसेस के कारण उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो हो जाता है सुनामी, वो वेव्स। और देखिए इसके कारण क्या हुआ था ना, जब ये सुनामी आई थी तो इसके कारण 10,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी, एंड लैक्स ऑफ हाउस, लाखों घर यहाँ पे तबाह हो गए थे। इंडिया द वर्स्ट, जो इंडिया में जो वर्स्ट अफेक्टेड जो स्टेट्स वगैरह प्लेसेस वगैरह थी, वो थी आपकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एकदम नेस्तनाबूद हो गए थे जगह, ठीक है। वाइल द अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, देखिए पृथ्वी मतलब अर्थक्वेक जो आता है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी फिलहाल, तो देखिए जापान के पास कुछ मेजर्स हैं, पर वो भी कुछ देर के लिए आपको वार्निंग दे सकते हैं, ठीक है, घंटों के लिए आपको वार्निंग नहीं दे सकते अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक आ रही है आपके पास 2 घंटे भाग लो, नहीं, 5-6 मिनट की आपको वार्निंग दे दें, आप जितना अपने आपको सेव कर सकते हैं कर दो जापान के पास, क्योंकि देखिए जापान के पास एक मजबूरी थी इस टेक्नोलॉजी को बनाने की, क्योंकि उधर तो भूकंप आते ही रहते हैं, ठीक है, एकदम रिवाज बन चुका है वहाँ पे, तो क्योंकि वो एक तो पड़ जाता है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, रिंग ऑफ फायर में सरकम पैसिफिक बेल्ट में आपका जापान पड़ जाता है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, देखिए अब ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू गिव 3 आवर नोटिस ऑफ ए पोटेंशियल सुनामी, और लगभग हम 3 आवर की नोटिस दे सकते हैं सुनामी आने से पहले, 3 आवर की नोटिस दे सकते हैं। नहीं कहीं अर्थक्वेक आया हो आपका, ठीक है, कोस्ट लाइन के एरिया में या समुद्र में, तो आपको पहले ही अलर्ट मिल जाता है, खाली कर दे इस जगह को, ये जगह यहाँ पे सुनामी आने वाली है, ठीक है, चांसेस हैं सुनामी आने के, तो भाग जाते हैं सब। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर प्लेस इन अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, और ये देखिए जो सुनामी के जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स थे ना, ये अभी तो हैं इंडिया में, यहाँ पे इंडियन ओशन में आपको देखने को मिल जाएगा, और उस टाइम पे 2004 में पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इंडियन ओशन में सुनामी आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है कि इंडियन ओशन उसमें सुनामी आपको देखने को ही नहीं मिलती होगी, उतना था नहीं, लोग फैमिलियर थे नहीं, उतनी जानकारी थी नहीं। पर वहीं अगर आप पैसिफिक ओशन में देखिएगा, रिंग ऑफ फायर के इलाके में, वहाँ सुनामीज आती रहती हैं, तो उसके कारण क्या था, वहाँ पे ये सिस्टम था, अर्ली वार्निंग वहाँ पे मिल जाती थी, यही चीज़ बता रखी है।
बट नॉट इन द इंडियन ओशन। सुनामीज आर रेयर इन इंडियन ओशन, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी। एज ए सीस्मिक एक्टिविटीज लेस एज कम्पेयर टू पैसिफिक, तो यहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटीज वगैरह होती हैं ना, ये कम होती हैं एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन। देखिएगा आप तो पैसिफिक एरिया से। अब चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइड्स देखते क्या होता है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। द जो रिदमिक राइज एंड फॉल होता है ना, कि कभी मान लीजिए पानी आगे आया फिर पीछे चले गया, पीछे, ये वेव्स नहीं है, टाइड्स एंड फॉल। कभी पानी ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया आगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, और ये दिन में 2 बार होता है। वाटर इन ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, इसे हम टाइड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर लाइन, ठीक है। हाई टाइड का वो क्या होता है, जब वाटर क्या होता है शोर लाइन को ज़्यादा कवर कर लेता है बाय रेजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, ठीक है। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू द लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स दी शोर, जब शोर को छोड़ देता है वाटर क्या होता है लोएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोएस्ट टाइड कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए कुछ नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स यहाँ दे रखिए, इसको एक बार हम देखते हैं। नीप टाइड्स देखिए, स्प्रिंग टाइड्स हम देखें। स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सन और मून पैरेलली है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंग टाइड्स। इसमें सन एंड मून की ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होगा, यहाँ से पानी आपका उठेगा, तो यहाँ पे आपको हाई टाइड्स जनरली देखने को मिलती हैं। हाई टाइड्स जनरली देखने को मिलती हैं सन और मून, और यहाँ पे स्प्रिंग टाइड जनरली आपको हाई टाइड देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं आपकी जो नीप टाइड होती है, यहाँ पे देखिए सूरज यहाँ से खींच रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है अपनी, ठीक है, एंड मून यहाँ से, तो इसमें आपको जनरली लो टाइड आपको नीप टाइड में देखने को मिलते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेज दी टाइड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो आपकी ग्रेविटेशनल पुल एक्टिविटीज होती हैं सन और मून की, वो पृथ्वी पे क्या करती है, टाइड जनरेट करती है, पानी का हाई होना या लो होना शोर्ट लाइन पे। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द वाटर ऑफ द अर्थ, देखिए वाटर जो पानी जो मून के एकदम क्लोजर है, उसके कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाई टाइड आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून, देखिए during the full moon and new moon the sun and the moon and the earth are in the same line and the high tides are the highest, ठीक है। फुल मून और न्यू मून के कारण दिन क्या होता है, जो सन एंड मून की जो एक्टिविटीज़ हैं अर्थ में, जब ये तीनों सेम लाइन में होती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हाई टाइड्स जो होती हैं वो हाईएस्ट जनरेट होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इन टाइड्स को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था हाई टाइड्स जनरेट होती है। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, देखिए फर्स्ट क्वार्टर यहाँ होता है, लास्ट क्वार्टर आपका यहाँ पे आके मून होगा जब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब होता है तो इसके कारण क्या होता है, लो टाइड्स आपकी जनरेट होती है, जिसे हम जनरली नीप टाइड्स कहते हैं, ठीक है, जिसे जनरली हम नीप टाइड्स कहते हैं। अब आगे चलें। टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, टाइड्स हमें मदद करती है किसमें, नेविगेशन के लिए। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू दी शोर्स, ये वाटर लेवल को आपको बढ़ा देती हैं हाई टाइड्स आपकी। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन एंड हाई टाइड्स आपकी मदद कर क्या करती हैं, वाटर लेवल बढ़ा देती है शोर्स पे। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, और इसके कारण क्या होता है, जो शिप्स वगैरह होती हैं हार्बर पे आने में इनको आसानी होती है। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, हाई टाइड्स जब आती हैं तो ये फिशिंग में भी मदद करती है, क्यों, मछलियाँ भी तो आ जाती हैं ना, साथ साथ में मछलियाँ भी आ जाती हैं, फिर उसके बाद मौज लूटो, मछलियों के शिकार करो, पकड़ो, खाओ, बेचो, उसके बाद मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू दी शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। देखिए मैनी फिश आपकी क्या, ज़्यादातर मछलियाँ आ जाती हैं हाई टाइड के कारण, शोर के किनारे आ जाती हैं। दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, इसके कारण क्या होता है, मछली जो फिशरमैन्स होते हैं इनकी मौज हो जाती है, ज़्यादातर मछलियाँ पकड़ पाते हैं। The rise and fall of water due to the tides is being used to generate electricity some places. अब देखिए कुछ जगह पे क्या होता है ना, जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है ना, ड्यू टू टाइड्स के कारण जो राइज एंड फॉल होता है, इससे क्या होता है, बिजली जनरेट की जाती है कुछ प्लेसेस पे। तो ये आपने यहाँ पे टाइड्स समझे, ठीक है। अब हम दोस्तों आपने वेव समझ लिए, टाइड समझ लिया, अब हम समझेंगे ओशन करेंट्स। ओशन करंट समझने पहले यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको देखिए। आप एक बकेट लीजिए और उसमें 3/4 ऑफ बकेट जो पानी से भर दीजिए, लिए पानी लिया, अब 3/4 ऑफ पानी इसमें से भर दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, एक जगह पे आप, एक मिनट रुकिएगा, ये बकेट है, ठीक, पानी लिया, इस जगह पे क्या कीजिए आप ना एक इमर्जन रॉड लगा दीजिए जिससे पानी गर्म होता है, एंड एक साइड पे आप क्या कीजिए, आइस ट्रे डाल दीजिए। तो इस जगह पे आप क्या देखेंगे ना, करंट्स आपको देखिए, कन्वेक्शनल जो करंट थे नहीं, वो थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। इस जगह पानी गर्म होगा, इस जगह पानी ठंडा होगा, तो यहाँ पे आपको करंट सिस्टम देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे घर पे ट्राई मत कीजिएगा ये सब कभी, ठीक है, एक्टिविटीज़ बता रखी है, किसी के गाइडेंस में ही इसे ट्राई किया करिएगा ऐसे एक्टिविटीज़ को।
ओशन करेंट्स देखिए क्या, ओशन करेंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। ओशन करेंट्स आपकी देखिए बहती ही रहती हैं, कुछ होती हैं हाई ओशन वार्म ओशन करेंट्स, कुछ ओशन करेंट्स होती हैं। देखिए ओशन करेंट्स अभी हम इमेज में देखने वाले हैं, मैप में जरिए समझेंगे। तो ओशन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड, देखिए कुछ ओशन करेंट्स हो सकती हैं वो वार्म हो, कुछ कोल्ड हो। जनरली द वार्म ओशन करेंट, जो ज़्यादातर जो वार्म ओशन करेंट्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, आपकी इक्वेटर से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ की तरफ जाती हैं, पोल्स की तरफ जाती हैं। ओरिजिनेशन पोर्शन होता है आपका इक्वेटर से बढ़ते हुए ये आपके मतलब कहाँ, पोल्स की तरफ जाने लग जाती हैं। एंड जो कोल्ड करेंट्स होती हैं ये पोलर एरिया से आपके इक्वेटर की तरफ आने लग जाती है, लोअर लैटिट्यूड्स तक। द लैब्राडोर ओशन करंट, देखिए जो लैब्राडोर ओशन करंट है ये इज ए कोल्ड करंट, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। जो आपकी लैब्राडोर ओशन करंट है ये क्या है, आपकी कोल्ड ओशन करंट है, कोल्ड करंट है। एंड वहीं जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म ओशन करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया, देखिए जो ओशन करंट है ना ये इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। अब कोल्ड ओशन करंट्स आ रही हैं तो ठंडी मौसम, ठंडा हवा लेके करंट्स लेके आ रही है तो मौसम थोड़ा ठंडा होगा। वार्म करंट लेके जा रही है तो थोड़ा मौसम गर्म होगा। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा है ना वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। वार्म करंट्स आ रही है तो वार्म टेम्परेचर लेके आ रही हैं। दीज एरियाज वर द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, वो जगह जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट करती हैं तो वो क्या होता है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे जनरेट होता है। बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल्स। आपको यहाँ पे सीज एंड दक्षिण में नॉर्थ अमेरिका में जो सीज हैं या जापान में आपको यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल्स मिलेगा जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं, कोल्ड एंड वार्म ओशन का। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नेविगेशन। जहाँ पे ये देखिए वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट करती हैं यहाँ पे आपको फॉगी वेदर भी देखने को मिल सकती है, धुंध वगैरह देखने को मिल सकती है। इसके कारण क्या होती है, नेविगेशन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। अब एक बार हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या देख लें, कुछ करंट्स हैं ये हम देख लें। ये रही आपकी देखिए गल्फ स्ट्रीम, आप देख रहे हैं यहाँ से जा रही है, ठीक है। ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको पोलर रीजन्स में भी जाती है दिख रही है एंड घूम के फिर ये आ रही है आपको नीचे इक्वेटर साइड पे वापस आ रही है, जिसमें ये आपकी कोल्ड करंट बन जा रही है, क्या कैनरीज करंट, जो आपकी कैनरीज करंट ये आपकी आ रही है नीचे। गल्फ स्ट्रीम आपकी क्या है, वार्म करंट है, इक्वेटर से फ्लो कर रही है। एंड ये देखिए आपकी पोलर रीजन से लैब्राडोर करंट्स आ रही हैं, ये आपकी है कोल्ड करंट, ठीक है। और ये इस एरिया में आपका जो ये एरिया नॉर्थ अमेरिका के, ये यहाँ पे जब ये दोनों करंट्स मीट करती हैं तो ये बेस्ट जोन बन जाता है आपका फिशिंग के लिए। तो दोस्तों यही था आपका आज का चैप्टर। आपने इस चैप्टर में वाटर पढ़ा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत चीज़ें जानने को मिली होंगी, ठीक है। मज़ा आया होगा आपको। पानी को बचाइए, पानी को सेव कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, कल करेंगे हम हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर करने वाले हैं। तो बस आज का यही चैप्टर समाप्त। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए या शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। सेव वाटर सेव लाइफ एक स्लोगन बहुत अच्छा है, तो इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए। एंड नॉलेज कैसल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।